Good morning, students. We are discussing about the digestive system of the human. और उसमें अभी तक हम लोगों ने देखा कि डाइजेस्टिव सिस्टम किस तरीके से काम करता है, कहाँ से फूड एंट्री होती है, कहाँ पर किस प्रोसेस में हो रहा है, उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। ठीक है, तो हम लोग अभी तक क्या देखे कि माउथ के बारे में सबसे पहले बात की, जिसमें हम लोगों ने देखा कि माउथ में कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन स्टार्ट होता है और वहां पर डाइजेशन होने के लिए क्या देखे कि वहां पर टूथ का फॉर्मेशन रहता है, टूथ प्रेजेंट रहते हैं और साथ साथ टंग प्रेजेंट रहते हैं फॉर द टेस्ट ऑफ द फूड। फिर उसके बाद देखे फायरिंग्स के पास आया, फायरिंग्स के बाद फिर एसोफेगस के बाद, और एसोफेगस ट्रांसपोर्ट कर दिया फूड को कहां पर, स्टोमक में ट्रांसपोर्ट कर दिया। उस स्टोमक में अब क्या होता है, स्टोमक में होता है HCl का सिक्रीशन, और HCl का सिक्रीशन होने की वजह से यहाँ पर एक पेप्सेनोजेन नामक एक एंजाइम रहता है जो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, पेप्सिन में। और ये पेप्सिन कन्वर्ट करता है किसको, प्रोटीन को कन्वर्ट करता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा, अमीनो एसिड में डाइजेस्ट करेगा। इसका मतलब हम लोग ये भी देखें कि स्टोमक में क्या हुआ, प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट हुआ है, प्रोटीन डाइजेशन देखे। ठीक है, अगर अच्छा उसके बाद हम लोग क्या बोले कि यहाँ से जो फूड बाहर निकलेगा स्टोमक से वो HCl, अच्छा ये HCl की अगर पीएच की वैल्यू की बात करें तो यहाँ पर इसका 1.8 पीएच का रहता है, मतलब हाईली कंसंट्रेटेड फॉर्म में HCl सिक्रेट होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से जो फूड बाहर निकलेगा, स्टोमक से जो फूड आउट होगा, दैट विल बी दी एसिडिफाइड फूड, एसिडिफाइड फूड रहेगा। तो एसिडिफाइड फूड रहेगा तो अब अगर ये एंट्री करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में एंट्री करेगा स्मॉल इंटेस्टाइन, तो अगर ये इसमें एंट्री करेगा तो इंटेस्टाइन को खराब कर देगा, डिग्रेड कर देगा, क्योंकि ये एसिडिक फूड है। तो इसको यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन में एंट्री करने से पहले या एंट्री करने के टाइम में यहाँ पर पैनक्रियास एंड लीवर ओपन होता है, पैनक्रियास एंड लीवर ओपन इनटू किसमें, डिओडिनम पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, जिसके कारण क्या होगा कि यहाँ पर अब स्मॉल इंटेस्टाइन में जो फूड हो जाएगा वो अल्कलाइन हो जाएगा, फूड विल बी अल्कलाइन इन नेचर, अल्कलाइन इन नेचर। ठीक है, जिसके कारण हमारा क्या होगा, हमारा इंटेस्टाइन सुरक्षित रह जाएगा, सेफ रह जाएगा। तो अब जो हम लोग बात किए थे, इस जो ओरिजिनल जो अब फूड का डाइजेशन, एक्चुअल डाइजेशन होना है वो कहां पर होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा। और उसके लिए पैनक्रियास से पैनक्रियाटिक जूस निकलता है और लीवर से हम लोग क्या निकला, वाइल्ड जूस निकला था, जो कि हम लोग को पैनक्रियाटिक जूस में क्या बोले थे कि इसमें ढेर सारा एंजाइम्स प्रेजेंट रहते हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स प्रेजेंट रहते हैं। तो अगर हम लोग बात करें कि अगर किसी भी चीज का कंप्लीट डाइजेशन की बात कर रहे हैं, ये इसलिए बोल रहे हैं बच्चे कि कल एक स्टूडेंट्स ने मैसेज किया था कि सर एब्जॉर्प्शन कैसे होता है थ्रू विलाई, उसको समझना है। तो उसको समझने से पहले हम सोचे थोड़ा सा ये डिटेल और बतला दें कि ताकि किस तरीके से कंप्लीट ब्रेक डाउन ऑफ फूड जो हो रहा है वो एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कैसे हो रहा है उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे अगर हम लोग बात कर रहे हैं कंप्लीट डाइजेशन की बात कर रहे हैं, कंप्लीट डाइजेशन कैसे, जैसे लेट सपोज हम लोग लिए स्टार्च। ठीक है, तो अगर हम स्टार्च लिए, ठीक है, अगर हम स्टार्च एंट्री करवाए, क्योंकि हम लोग अगर फूड खाए, प्लांट खाए, लेट सपोज मान ली कि प्लांट ईट किए फूड एज ए फूड, प्लांट एज फूड, तो उसके पास क्या रहेगा, स्टार्च के फॉर्म में वो स्टोर रहेगा फूड। तो इसको ब्रेक डाउन होगा, ब्रेक डाउन कहाँ पर होगा, हमारा सलाइवरी अमाइलेस जो कि माउथ में रहेगा, तो वहां पर अमाइलेस एंजाइम प्रेजेंट रहेगा। ये एंजाइम क्या कर देगा,
डाइसैकेराइड के फॉर्म में तोड़ देगा। डाइसैकेराइड्स जिसको हम लोग बोले थे क्या चीज, माल्टोज में कन्वर्ट कर देगा। डाइसैकेराइड नहीं समझ में आ रहा है तो छोड़ दीजिए। डाई मतलब होता है टू और सैकेराइड्स का मतलब होता है शुगर। ठीक है, तो ये जो हमारा स्टार्च है दिस इज पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड मतलब ढेर सारा शुगर यूनिट से मिलकर बना हुआ है स्टार्च। तो यहाँ पर क्या हुआ कि उस स्टार्च को ये दो शुगर मॉलिक्यूल्स जिसको बोलते हैं माल्टोज इसमें कन्वर्ट कर देगा। अब ये पहुंचेगा डाइसैकेराइड यानी माल्टोज पहुंचेगा कहां पर, इंटेस्टाइन के पास पहुंचेगा। इंटेस्टाइन के पास क्या प्रेजेंट रहेगा, तो माल्टोज को कन्वर्ट करने के लिए एंजाइम यहाँ पर रहेगा माल्टेज। यहाँ जहां पर एएससी आ गया टर्म वो समझिए एंजाइम है, तो माल्टेज आ गया। माल्टेज क्या करेगा कि इसको तोड़ देगा। किस हिस्से में तोड़ेगा, दो हिस्सों में तोड़ देगा। कौन कौन सा, ग्लूकोज एंड ग्लूकोज। क्योंकि ग्लूकोज एक मॉलिक्यूल और दो मॉलिक्यूल ग्लूकोज को जोड़ेंगे तो एक माल्टोज मॉलिक्यूल्स बनेगा। तो मतलब कि माल्टोज को तोड़कर माल्टेज एंजाइम के थ्रू ये दो ग्लूकोज फॉर्म में टूट गया। अब ये जो दोनों ग्लूकोज सबसे सिंपलर फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट है। तो इसका मतलब कि सबसे सिंपलर है, मतलब दिस इज गोइंग टू एब्जॉर्ब थ्रू विलाई इन स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, तो ये तो हम लोग एक बात किए कि स्टार्च रहा। तो अब अगर मान लिया कि प्रोटीन रहा तो प्रोटीन का डाइजेशन कहां पर देखे, प्रोटीन का डाइजेशन देखे स्टोमिक में। तो स्टोमिक में प्रोटीन को डाइजेशन के लिए हम लोग क्या बोले, पेप्सिनोजेन या फिर ट्रिप्सिन एंजाइम रहा। वो क्या करेगा, डाई पेप्टाइड को फॉर्म में तोड़ देगा। डाई पेप्टाइड यानी दो अमीनो एसिड के फॉर्म में तोड़ देगा। ठीक है, अब इस डाई पेप्टाइड को फर्दर हम लोग को डाई पेप्टाइडेस एंजाइम की जरूरत पड़ेगी। डाई पेप्टाइडेस ए आ गया है, एंजाइम है। डाई पेप्टाइडेस एंजाइम आया तो इसको दो मॉलिक्यूल्स को दो पेप्टाइड्स को दो अलग अलग अमीनो एसिड में तोड़ देगा, अमीनो एसिड। ठीक है, और ये हमारा क्या हो जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हो जाएगा। ठीक उसी तरीके से अगर हम जो थर्ड कंपोनेंट्स की बात कर रहे हैं, फैट की बात कर रहे हैं, तो फैट में क्या प्रेजेंट रहता है, फैट में ऑयल्स एंड ग्लिसरॉल्स वगैरह प्रेजेंट रहते हैं। तो इसको तोड़ने के लिए हम लोग पढ़े थे कि लाइपेस एंजाइम चाहिए। तो फैट मॉलिक्यूल्स को तोड़ेंगे लाइपेस के थ्रू, तो ये डाइग्लिसराइड में टूट जाएगा। और फर्दर इसको अगर हम लोग फिर से एक लाइपेस, यही लाइपेस मॉलिक्यूल्स एंजाइम फिर से एक्ट करेगा तो डाइग्लिसराइड्स को फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देगा, जो कि एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो ये एब्जॉर्प्शन होगा किससे, तो हम लोग क्या बोले थे कि स्मॉल इंटेस्टाइन में जो अंदर का जो लेयर रहता है दैट गेट फोल्डेड टू फॉर्म ए फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दैट इज कॉल्ड द विलाई। तो अब हम लोग विलाई की बात करते हैं। तो विलाई का स्ट्रक्चर क्या दिखाया था कि इस तरीके से ये एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है। ठीक है, ये हमारा लेयर है। ठीक है, तो अब इसमें क्या रहेगा कि इसके अंदर में एक ब्लड वेसल्स जाते हुए रहेगा। ब्लड वेसल्स, ये लेट सपोज हमारा ब्लड वेसल्स है। अंदर में कैपिलरी नेटवर्क इसके अंदर में बीच में प्रेजेंट रहेगा। ये हमारा हो गया ब्लड वेसल्स। इसके बाद फिर क्या रहेगा, एक और हम लोग बोले थे कि बीच में एक और लैक्टियल वेसल्स प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, तो अब इसका नाम लिख देते हैं। ये तो हो गया क्या चीज, इपिडर्मल लेयर हो गया, एपिडर्मल लेयर। ये हमारा हो गया ब्लड वेसल्स।
ब्लड वेसल्स, और ये हमारा हो गया लैक्टियल वेसल्स हो गया, लैक्टियल वेसल्स। तो अब सोचिए ये हमारा क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन। फूड तो इसी के थ्रू जा रहा है, इधर से इधर मूव कर रहा है, तो इसी को हम एक तरफ के इनलार्ज करके हम ये चीज दिखला रहे हैं, मतलब कि फूड इधर से इधर जा रहा है, क्या है, सब फूड है। अब फूड है मतलब हम क्या बोल रहे हैं, फूड का मतलब क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, यही सब है। अब ये जो है फूड किस फॉर्म में है, डाइजेस्टेड फॉर्म में है। अभी जस्ट हम लोग बात किए डाइजेस्टेड फॉर्म में है, डाइजेस्टेड फॉर्म में है, मतलब कि यहाँ पर जो भी कंपोनेंट्स हो, आइदर कार्बोहाइड्रेट, आइदर प्रोटीन्स और आइदर फैट्स, इसकी कंसंट्रेशन क्या होगी, ज्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पर ये सब डाइजेस्टेड फॉर्म में है, और ये डाइजेस्टेड फॉर्म में है, तो मतलब कि इन सभी का एब्जॉर्बेबल फॉर्म, डाइजेस्टेड फॉर्म का मतलब क्या बोल रहा है, एब्जॉर्बेबल फॉर्म, मतलब कि वो एब्जॉर्ब होने लायक। तो होने लायक, अब ये एक स्टार्च लिए जिससे हमको क्या मिल गया, दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स मिल गया, एक प्रोटीन लिए तो हमको दो अमीनो एसिड मिल गया, एक फैट लिए तो हमको एक फैटी एसिड और ग्लिसरॉल मिल गया। तो इसका मतलब कि यहाँ पर इस सब का कंसंट्रेशन क्या हो गया, हाई है, ठीक है। अब यहाँ पर जो ब्लड वेसल्स आ रहा है, इस विलाई के अंदर में जो ब्लड वेसल्स आ रहा है, इसके पास तो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स या फिर कोई प्रोटीन मॉलिक्यूल्स या फैट मॉलिक्यूल्स बड़ा कम अमाउंट में प्रेजेंट रहेगा। हो सकता है ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन प्रेजेंट रहते हैं ब्लड में, बट यहाँ पर क्या रहेगा, यहाँ पर कंसंट्रेशन कम रहेगा, किसका, ग्लूकोज का हो गया, लेट सपोज ग्लूकोज, प्रोटीन, ये सब, तो उनका कंसंट्रेशन क्या है, डिक्रीज है, कम है। तो हम लोग जानते क्या है कि कोई भी चीज जो है वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है, ठीक है। तो अब क्या है, ये इपिडर्मल लेयर है, इपिडर्मल लेयर है, तो ये तो एक पतला सिंगल सेल्स का लेयर है, ये इस तरीके सिंगल सेल्स का लेयर है, तो जहां एक लेयर है तो वो तो आराम से डिफ्यूज कर सकता है, आराम से उसको पास ऑन कर सकता है। तो मतलब कि ये सब जितने भी कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन्स हैं, जब इसके थ्रू पास हो रहा है, इसके थ्रू पास हो रहा है, तो यहाँ से ये फूड मॉलिक्यूल्स जा रहा है डाइजेस्टेड फॉर्म में, तो डाइजेस्टेड फॉर्म में अब बीच में आ गया ये कि हिंडर, तो हिंड्रेंस आ गया, रुकावट आ गया, तो ये हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ क्या चला जाएगा, ग्लूकोज एंड प्रोटीन चला जाएगा, और फैट चला जाएगा किसमें, लैक्टियल वेसल्स में चला जाएगा, ठीक है। तो ये लेट सपोज मान ली कि हमारा ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स है, ये ब्लड वेसल से इधर से जा रहा है, इस तरफ से एग्जिट हो रहा है, ठीक उसी तरीके से लैक्टियल वेसल्स भी इस तरफ से एंट्री कर रहा है और इस तरफ से एग्जिट कर रहा है। तो इस तरीके से ये हाई कंसंट्रेशन से जैसे ही मूव करेगा, तो यहाँ से जो ग्लूकोज आ गया, यहाँ से प्रोटीन आ गया, इस तरीके से ये इधर से निकलता हुआ चला जाएगा, और वो स्टोर होने के लिए चला जाएगा या यूटिलाइजेशन होने के लिए चला जाएगा। तो ठीक इसी तरीके से हम क्या बोले, एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स थ्रू विलाई, ये क्या स्ट्रक्चर है, विलाई का स्ट्रक्चर है, थ्रू विलाई टेक प्लेस इनसाइड द स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर में विलाई के थ्रू एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। इतना बात क्लियर है, चलिए ठीक है। तो अब हम लोग क्या बोल रहे हैं कि ये यहाँ पर हम लोग तो बात कर लिए क्या चीज, कि एब्जॉर्प्शन हो गया। अब एब्जॉर्प्शन के बाद क्या होगा, एब्जॉर्प्शन के बाद क्या होगा कि वो एब्जॉर्ब फूड मटेरियल्स यूटिलाइज्ड किया जाएगा, किसके थ्रू, सेल्स के थ्रू या फिर टिश्यूज के थ्रू, किसके लिए, एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, और एनर्जी प्रोडक्शन किस लिए, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट्स के लिए या फिर रिपेयर मैकेनिज्म के लिए, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं एसिमिलेशन बोलते हैं। तो नेक्स्ट प्रोसेस जो हम लोग बात करने जा रहे हैं दैट इज एसिमिलेशन। एब्जॉर्प्शन के बाद क्या होगा, एसिमिलेशन,
एक एक पॉइंट्स को क्लियर करते हुए चल रहे हैं। ये आपको एनसीईआरटी में नहीं पढ़ना है, आपके 10th में इतना नहीं पढ़ना है, बट ये समझना जरूरी है, इसीलिए हम इतना बोल रहे हैं। तो एसिमिलेशन का मतलब क्या बोले कि प्रोसेस इन विच द absorbed food is taken by body cells and used for energy production, used for energy growth of the body and repair mechanism, उसी सब के लिए यूज होगा। तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोले, एसिमुलेशन बोले। और ये एसिमुलेशन अब यहाँ तक ये बॉडी सेल्स के पास कैसे जाएगा, तो बॉडी सेल्स के पास जाएगा तो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पर जो बॉडी सेल के पास ये फूड कैसे जाएगा, तो फूड जाएगा कौन सा, किसके थ्रू, ब्लड के थ्रू। अभी हम लोग देखे ब्लड वेसल्स कैरी कर रहा है, तो मतलब ब्लड विल कैरी द digested food to body cells और different parts of the body। ठीक है, अब ये क्या होगा कि ठीक है, जितना फूड गया, जितना आपकी बॉडी को रिक्वायरमेंट है फॉर द डेवलपमेंट एनर्जी प्रोडक्शन ग्रोथ रिपेयर के लिए जरूरत है, उतना तो वो तुरंत कन्वर्ट कर देगा एनर्जी के फॉर्म में। लेकिन जो डाइजेस्टेड फूड अनएब्जॉर्ब्ड रहा, मतलब कि अनएब्जॉर्ब मतलब अनयूटिलाइज्ड फॉर्म में रहा, उसका क्या होगा, तो उसको भेजेगा किसके पास, लीवर सेल के पास, लीवर के पास भेजेगा। ठीक है, अब लीवर क्या काम करेगा कि जो भी मान लीजिए जो अनयूटिलाइज्ड फूड मटेरियल्स रहा उसको क्या कर देगा, कन्वर्ट कर देगा, स्टोर कर लेगा, किस फॉर्म में, तो हम लोग एनिमल्स हैं, तो हम लोग एनिमल्स में जो भी फूड मटेरियल्स को स्टोर करते हैं वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में करते हैं। जैसे कि प्लांट्स कर रहा था, प्लांट्स किस फॉर्म में कर रहा था, स्टार्च के फॉर्म में, लेकिन एनिमल्स ग्लाइकोजन के फॉर्म में क्या करेगा, स्टोर कर लेगा। तो मतलब नेक्स्ट पॉइंट क्या लिख सकते हैं कि द digested food which is not used by our body, then it is stored in liver in the form of glycogen। ये इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन के फॉर्म में क्या हो जाएगा, ये स्टोर हो जाएगा। तो ये तो हम लोग बात कर लिए एसिमुलेशन की, यूटिलाइजेशन ऑफ डाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स कैसे होगा उसके बारे में डिस्कस कर लिए। अब क्या होगा, अब ऐसा भी तो है कि हम जो भी फूड मटेरियल्स खाएं, ऐसा तो नहीं है कि सारा का सारा फूड मटेरियल्स ही हम लोग एब्जॉर्ब, हमारा बॉडी डाइजेस्ट कर देगा, क्योंकि हम लोग क्या खा रहे हैं, प्लांट्स खा रहे हैं। जैसे हम लोग चावल खाए, गेहूं खाए, मतलब प्लांट्स का ही कंपोनेंट्स खा रहे हैं। और प्लांट्स में हम लोग प्लांट्स का क्या जानते हैं कि प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेलुलोज, और सेलुलोज हमारा बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होता है। तो मतलब कुछ ऐसे फूड पार्टिकल्स रहेंगे कि जो डाइजेस्ट नहीं होगा, मतलब जो भी अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स रहेगा उसको इजेक्ट करना है, किससे, बॉडी से बाहर। क्योंकि अगर वो बॉडी में एक्युमुलेट होना शुरू होगा तो क्या होगा, वो डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाएगा, वो सड़ना शुरू हो जाएगा, और जब सड़ेगा तो हम लोग को उससे डिफरेंट सारे डिजीज उत्पन्न हो सकते हैं। तो जो लास्ट इसमें हम लोग को जो पढ़ना है, दैट इज कॉल्ड द इजेशन ऑफ द फूड मटेरियल। ठीक है, तो हम लोग लास्ट टॉपिक समझिए इसमें पढ़ रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द इजेशन। और इजेशन का मतलब क्या हुआ, रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द बॉडी, मतलब रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड्स
फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड द इजेशन। ठीक है, ठीक है। तो अब सोचिए, हम लोग अभी इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन की बात किए। अब ये इंटेस्टाइन, जैसे ये इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन, अब ये लार्ज इंटेस्टाइन की बात कर रहे हैं। तो लार्ज इंटेस्टाइन में भी एक, जहां पर स्मॉल इंटेस्टाइन एंट्री करता है, वहां पर भी एक वाल्व प्रेजेंट रहता है। इसको अगर हम एनलार्ज करके देखें, ये हमारा लार्ज इंटेस्टाइन है, हमारा यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन है, और स्मॉल इंटेस्टाइन जब एंट्री करता है तो यहाँ पर भी एक वाल्व प्रेजेंट रहता है, और इस वाल्व को हम लोग बोलते हैं इलियोसिकल वाल्व बोलते हैं। क्या इसको बोलते हैं? यहाँ पर क्या है, इलियम पार्ट है, इलियम ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, और ये हमारा क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है, लार्ज इंटेस्टाइन है। तो यहाँ पर वाल्व एक प्रेजेंट रहता है, जिसको हम लोग बोलते हैं इलियोसिकल वाल्व बोलते हैं। क्योंकि यहाँ पर एक बार अगर अब लार्ज इंटेस्टाइन में चला गया तो ये दोबारा वापस नहीं जाना चाहिए, नहीं तो फिर क्या करेगा, खराब कर देगा, इंटेस्टाइन को खराब कर देगा। तो अब क्या कर दिए कि इलियम यानी स्मॉल इंटेस्टाइन से फूड आ गया लार्ज इंटेस्टाइन में, और लार्ज इंटेस्टाइन में कोई डाइजेशन, कोई एब्जॉर्प्शन नहीं होता है। एब्जॉर्प्शन, हाँ एब्जॉर्प्शन सिर्फ होता है यहाँ पर क्या, ओनली एब्जॉर्ब्स वाटर, यहाँ पर कुछ वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, बाकी और कुछ प्रोसेस नहीं होता है। तो फाइनली लार्ज इंटेस्टाइन से हमारा, लार्ज इंटेस्टाइन से रेक्टम, और रेक्टम और एनएस के थ्रू ये बाहर इजेक्ट हो जाता है, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द इजेशन। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर क्या हुआ, रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द बॉडी। अब ये किससे होगा, अनडाइजेस्टेड फूड जो पास ऑन हो रहा है, किसके हो रहा है, किसके थ्रू होगा, तो थ्रू रेक्टम एंड एनस। फाइनली एनस के थ्रू ये रिमूव हो जाएगा। क्लियर है? तो ये हम लोग क्या देखे, ओवरऑल पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमंस के बारे में देखे, हर एक स्टेप प्रोसेस में देखते हुए चले कि किस तरीके से कहाँ पर क्या प्रोसेस होने वाला है, उसके बारे में डिस्कस किए। लेकिन यहीं पर अब आपका एनसीईआरटी इसके ज्यादा कुछ नहीं बोल रहा है, लेकिन यहाँ पर हम एक और चीज पढ़ा देते हैं। क्या चीज, कि कुछ डिसऑर्डर्स डाइजेस्टिव सिस्टम में कुछ डिसऑर्डर्स रहेंगे तो उससे क्या क्या डेवलपमेंट हो सकता है। जैसे एक कॉमनली, सबसे कॉमनली चीज क्या देखते हैं, तो आपको कभी कभी लगता होगा कि हमको ये पेट में दर्द हो रहा है, क्रैम्पिंग हो रहा है, या कभी कभी वॉमिटिंग हो सकता है। तो इसको हम लोग कॉमनली क्या बोलते हैं, कॉमनली इसको हम लोग स्टोमिक फ्लू बोल देते हैं। बट उसका अगर बायोलॉजी के हिसाब से देखें, साइंस के हिसाब से देखें, तो उसको हम लोग बोलते हैं वायरल गैस्ट्रोएंटाइटिस बोलते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब हम लोग कुछ देख लेते हैं, क्या चीज, डिसऑर्डर्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, डिसऑर्डर्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। तो इसमें सबसे पहला क्या है, अब ये यहाँ पर जो सबसे पहला हम क्या बोल रहे हैं, वायरल गैस्ट्रोएंटाइटिस, एंटाइटिस, वायरल गैस्ट्रोएंटाइटिस। अच्छा, ये जहां पर आइटिस शब्द जुड़ गया, ये आइटिस, इसका मतलब होता है इन्फ्लामेशन। जहां पर जैसे हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस आइटिस आ गया, मतलब उसमें लीवर स्वेल कर जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, गैस्ट्रो इंटेस्टाइटिस बोल रहे हैं, और ये वायरल मतलब दिस इज ड्यू टू वायरल इन्फेक्शन, ड्यू टू वायरल इन्फेक्शन। अब बोलिएगा कि सर ये वायरल इन्फेक्शन कैसे हो जाएगा, जबकि हमारे स्टोमक में तो HCl है। लेकिन HCl, अब इसकी वायरस जो है ज्यादा अमाउंट में, अगर ज्यादा अमाउंट में आ जाता है, चला जाता है, तो लेट सपोज कभी कभी अगर 100,000 में चला जाए और HCl सभी को मार ना पाए, एक आध कोई हो सकता है वहां से स्केप आउट कर जाए, तो उसकी संख्या बढ़ना शुरू होगा और ये हमको इन्फेक्शन क्रिएट कर देगा। इसको वायरल गैस्ट्रोइंटेस्टाइटिस को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमनली इसको बोलते हैं, कॉमनली कॉल्ड वायरल, नहीं स्टोमिक फ्लू, स्टोमिक फ्लू बोलते हैं। ठीक है, इसी तरीके से इसमें और भी डिफरेंट सारे बैक्टीरिया से भी गैस्ट्रोइंटाइटिस होता है,
लेकिन उसकी बात हम लोग नहीं करेंगे। दूसरा जो डिजीज इसमें हो सकता है वो क्या है, जॉन्डिस हो सकता है, जॉन्डिस। अब जॉन्डिस का मतलब क्या होता है, जॉन्डिस किससे होगा, तो जॉन्डिस अगर हमारा लीवर एंड गॉल ब्लैडर डिसऑर्डर हो जाए तब। डिसऑर्डर कैसे, तो लीवर में हम लोग को क्या करता है, लीवर में आरबीसी जो होता है उसको फिल्टर करने का काम करता है। आरबीसी को वो चेक करता है, मॉनिटर करते रहता है कि कौन सा सही रूप से काम करने वाला है कि नहीं। तो इसीलिए क्या होता है कि वहां पर लीवर में अगर ये दोनों लीवर और गॉल ब्लैडर अगर डिसऑर्डर है, सही से काम नहीं करेगा, तो वहां पर एक पिगमेंट होता है दैट इज बिलीरुबिन। अब ये बिलीरुबिन कहाँ से आएगा, तो बिलीरुबिन जब आरबीसी टूटता है तो दो मॉलिक्यूल्स में टूटता है, बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन। तो ये जो बिलीरुबिन है ये येलो कलर का होता है, दैट विल गेट डिपॉजिटेड इन द स्किन, डिपॉजिटेड इन द स्किन। और इसी के कारण हमारा बॉडी पूरा कैसा होना शुरू हो जाता है, येलोइश होना शुरू हो जाता है, क्योंकि वहां पर क्या है, लीवर सही से काम नहीं कर रहा है। और जब लीवर नहीं काम सही से कर रहा है तो बिलीरुबिन को रिमूव ही नहीं कर सकता। और जब बिलीरुबिन को रिमूव नहीं करेगा तो ये हमारे स्किन में, हमारे आई में जो व्हाइट पोर्शन है वहां पर डिपॉजिट होना शुरू करेगा, और इसी को हम लोग बोलते हैं जॉन्डिस बोलते हैं। ठीक है। उसी तरीके से जो थर्ड है, जो कि मोस्ट कॉमनली देखने को मिलता है, दैट इज कॉल्ड दी वोमिटिंग। ठीक है, वोमिटिंग। अब ये वोमिटिंग कैसे होता है, तो वोमिटिंग इज ड्यू टू रिफ्लेक्स एक्शन। ये हम बात बोले थे पहले कि ड्यू टू रिफ्लेक्स एक्शन के थ्रू होता है। अब इसमें होता क्या है, तो स्टोमक का जो फूड पार्टिकल्स है वो माउथ के थ्रू बाहर निकलता है। यही हम लोग बोले थे, क्या बोले थे, फूड इजेक्ट थ्रू माउथ, थ्रू माउथ। ठीक है, माउथ से फूड बाहर निकलता है, इसी को हम लोग वॉमिटिंग बोलते हैं। अब अगर अगर नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ दिया जाए तो बोला जाता है कि ये वॉमिटिंग का सेंटर कहाँ पर है, क्योंकि ये क्या है, रिफ्लेक्स एक्शन से हो रहा है, तो इसके लिए इसका सेंटर पॉइंट्स कहाँ पर है, तो मेडुला ऑब्लोंगेटा में सेंटर पॉइंट्स। आपको पढ़ना नहीं है, बट अगर समझना है तो समझ लीजिए, लिखना है तो लिख लीजिए कि मेडुला ऑब्लोंगेटा में इसका वोमिटिंग रिफ्लेक्स सेंटर पाया जाता है। ठीक है सर फिर से बोले। क्या चीज, इसका सेंटर पॉइंट यस सर। लिखना, चलिए लिख ही देते हैं। तो रिफ्लेक्स एक्शन इज कंट्रोल्ड बाय वॉमिट सेंटर which is present in medulla oblongata, medulla oblongata। ठीक है, ब्रेन जब पढ़िएगा तो वहां पर समझ में आ जाएगा, ब्रेन में ही पढ़ना है मेडुला ऑब्लोंगेटा क्या होता है। इसके अलावा और कॉमनली हम लोग क्या देखते हैं, हेपेटाइटिस हो गया, गॉल स्टोन हो गया, पैनक्रियाटिस हो गया, ये सब तमाम डिफरेंट टाइप्स के डिजीज देखने को मिलता है, दैट इज रिलेटेड विद द डाइजेस्टिव सिस्टम, जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड है।